यूको बैंक का चार्ट आपके सामने नतीजे भी आते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपने तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ आपको दिखा है, लगभग 3 गुना, और नंबर आपके सामने आएगा लगभग 80 करोड़ रुपए का, मुकाबले लगभग 17 करोड़। बढ़िया तरीके। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। तरीके से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, और यूको बैंक ने यह भी कहा है कि भाई हम लोग इक्विटी कैपिटल बढ़ाते हुए दिखेंगे लगभग 3000 करोड़ रुपए, और ये एफपीओ क्यूआईपी या प्रेफरेंशियल इशू की तरफ से होता हुआ दिखेगा। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस दिन हमारे साथ जुड़े जब निफ्टी में एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। अब बताइए, आपके एडवांसेस अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें तो 2.7% बढ़े हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया बात, आपने मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। अब ये बताइए कि आगे आने वाले तिमाहियों में कहां से आपको कौन कौन से सेक्टर्स ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहे हैं, और आपकी अपनी क्रेडिट ग्रोथ की आउटलुक क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आपने क्रेडिट ग्रोथ के बारे में पूछा है, अगर ये देखें हम तो हमारी टोटल ग्रोथ जो थी वो 3% के आसपास है 2021 में। इसमें रिटेल में ग्रोथ जो थी वो 15% के आसपास है, और एमएसएमई में ग्रोथ जो है 17% थी, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है 10% के आसपास थी। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखो तो उसमें भी हम लोगों ने अच्छे अकाउंट में एक्सपोजर लिया है। इंफ्रा में देर डिमांड, और आपका एनबीएफसी में भी अच्छी डिमांड थी, और आपका जो है सिविल सप्लाईज कंपनी जो प्रिक्योरमेंट करती है उसमें भी डिमांड थी, और ये पावर सेक्टर में भी डिमांड है। तो इन चारों में डिमांड पहले भी थी और अभी भी बराबर बरकरार है। और जो हमारा मेन फोकस है वो रैम पे है, रिटेल एग्रीकल्चर फोकस पे। जैसे हमने बताया कि ग्रोथ उसमें 14 से 15% के बीच में, तो यही फोकस में रहेंगे सेक्टर हमारे, रैम और बाकी जो है अच्छे कॉर्पोरेट अकाउंट। तो हम जो समझते हैं अभी जो हमारी ग्रोथ 21-22 में है, हम आसानी से 7 से 10% के आसपास कर पाएंगे अपने प्रेजेंट ट्रेंड को देखते हुए। अब एक बात बताइए कि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर आपका आउटलुक क्या है? डिपॉजिट्स ग्रोथ कितनी देखते हैं आप अगले आने वाले 6 महीने में, साल भर में? और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, अपने एनआईएम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैंक्स अब देखें कासा डिपॉजिट्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। वो एग्जैक्टली आपकी किस ट्रजेक्टरी में है, और ये अगले 6 महीने में, साल भर में कासा डिपॉजिट्स का परसेंटेज क्या होगा ऑफ एंटायर डिपॉजिट्स? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हमारी डिपॉजिट ग्रोथ आप देखें तो डिपॉजिट में ग्रोथ थी 6%, बट हमारा फोकस हमेशा रहा है कि कासा बढ़ाएं, क्योंकि कासा से ही हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगी और उसी से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो 6% टोटल ग्रोथ होने के बाद डिपॉजिट में, बट सेविंग बैंक में हमारी जो ग्रोथ है वो 11% से ज्यादा है। ये 63,000 के आसपास थी लास्ट ईयर, जो 70,000 से ऊपर है। और इसलिए हमारी जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी, जो आप देखें अगर ये, तो 4.87 थी लास्ट क्वार्टर में, मार्च 20 में, जो रिड्यूस होके हो गई है 4.04। तो हम अभी जो है कासा में बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये 39% के आसपास हमारा जो है कासा का रेशो है टोटल डिपॉजिट में। और हम आशा करते हैं कि जिस रेट रफ्तार से हमारी कासा की ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये हम जो है 40% और 41% के बीच में इस फाइनेंशियल ईयर में इसको लेके जाएंगे। जी, गोयल साहब, ज़रा चर्चा करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। दरअसल जो बहुत ही सबसे बड़ा हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ के सीएमडी ने कहा है कि भाई ये कोविड समस्या के चलते चलते रिटेल लोन्स में दिक्कत आ सकती है जब पेमेंट वापस ना आए। अब आप बताइए कि ये कोविड के चलते चलते आप क्या प्लान कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको डिस्पोजिशन दिया है उसकी वजह से आपको क्या फेरबदल होता हुआ दिख रहा है, और ये एनपीएस का ट्रेंड क्या रहेगा आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर तक कोई अकाउंट को एनपीए करने का नहीं था, बट वो बाद में लिफ्ट हुआ।
तो वो जितना भी एनपीए था हमारा, वो हमने क्या सभी बैंकों ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया अपना मार्च 21 क्वार्टर में। तो हमारा भी अगर आप एडिशन देखें तो 2500 करोड़ के आसपास जो है प्रोविजन ये एडिशन हुई है मार्च 21 की, और पूरे साल की देखें तो ये 3000 के आसपास है। तो ये मार्च क्वार्टर की भी आपको पूरे साल की माननी चाहिए। तो अगर आप देखें हमारी टोटल जो है एडिशन थी पिछले साल 6181 करोड़ थी, जो इस साल घट के पूरे साल में 3102 करोड़ रह गई, जिसमें से 2450 जो है हमारी जो है मार्च में ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है इसी में आई। तो जहां तक ये कोविड का सवाल है, देखिए कोविड का लास्ट टाइम भी बहुत डर था, कोविड 1 का भी, और बहुत सारे अकाउंट एलिजिबल थे, तो हम लोगों को भी था कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक्चुअल डाटा अगर देखते हैं हमारे बैंक का, तो पूरे साल में केवल 98 करोड़ रुपए के हमने जो रिस्ट्रक्चरिंग करी है पर्सनल लोन में, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है। हालांकि हमने किसी को मना नहीं किया, जो एलिजिबिलिटी है सबको हमने कहा, बट उसमें से केवल 98 करोड़ के जो है पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग हुई। और एमएसएमई में देखते हैं तो पूरे साल में 236 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें 155 करोड़ की अगस्त के बाद हुई है। तो अगर जो कोविड 2 का भी इंपैक्ट देखें तो एलिजिबिलिटी हमने निकाल ली है आज की डेट में, कि जो अकाउंट हमारे स्टैंडर्ड है ऐसे में 0-1 हो, 0-1 या 2 हो, वो सब एलिजिबल है। तो रिटेल में आज की डेट में 20,000 करोड़ के जो है अकाउंट एलिजिबल हैं, और 5,000 करोड़ के अकाउंट जो है एलिजिबल हैं उसमें हमारे जो है आपका इंडिविजुअल में, और 5,000 करोड़ के ही स्मॉल बिजनेस में एलिजिबल हैं। अगर आप डाटा देखते हैं एमएसएमई का, उसमें 14,000 करोड़ के अकाउंट एलिजिबल हैं। बट मैं समझता नहीं है कि सब लोगों को जो है इसकी दरकार पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी डाटा इतना ज्यादा था। तो अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड हम देखें, इस बार लास्ट टाइम तो कंप्लीट लॉकडाउन था, इस बार तो अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लोगों के कुछ का बिजनेस है, कुछ का हाफ हार्टेड बिजनेस है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर लास्ट ईयर से हम डबल भी रखें, अगर रिस्ट्रक्चरिंग करी, तो ये 700 से 1000 करोड़ का डाटा